everyone, welcome to GeoIS. Today we will be discussing the Union Executive in India. तो आज जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे सेंटर में यानी कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे देश के बागडोर चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे, हम वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे, हम कैबिनेट मिनिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो। तो हम एक एक करके सारी चीजों को करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल है गाइस, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है दैट इज गिवन विद इन आर्टिकल नंबर्स 52 टू आर्टिकल 62, ठीक है। हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इंडिया में या इनफैक्ट इन अ डेमोक्रेसी ऐसी कोई भी चीज नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि जो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन के या बिना लोगों की मर्जी से हुए, राइट, जो हमारी मर्जी के बिना हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे ये मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है आर्टिकल 52 हैज मेड इट मैंडेटरी, right, it has made it mandatory for us to have a president of India. अब ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे उनके लिए ऐसे बहुत सारे नेम्स रहते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे जब बुक्स वगैरह पढ़ोगे उसमें आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। और मैं अभी आपके लिए क्या करूंगी कि मैं आपको सिर्फ ऐसे कुछ नाम बताऊंगी जो यूजुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनमें से फर्स्ट पहला नाम जो हमें याद करना है वो है दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस इज आल्सो कॉल्ड ऑफिस ऑफ सेरेमनी। तो भाई हम इनके ऑफिस को ऑफिस ऑफ सेरेमनी भी बोलते हैं। वी आल्सो कॉल्ड द प्रेसिडेंट द हेड एग्जीक्यूटिव, राइट। वी आल्सो कॉल द प्रेसिडेंट द फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव। We also call him the ceremonial head of the nation. We also call the president the head of state. तो अगर आपके प्रीलिम्स लेवल पे और इस बार के यूपीएससी में आपने देखा होगा, जो कल परसों में हमारा यूपीएससी का एग्जाम्स हुआ है, तो आपने ये भी देखा होगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। तो अब डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें इन नामों के साथ बहुत अच्छी तरीके से परिचित होना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी फेमिलियर विद द नेम्स दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम अगेन रिपीटिंग इट फॉर यू सो दैट आपको ये चीज आपके दिमाग में एम्बेड हो जाए। नंबर 1, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, the post can also be called an office of ceremony. He can also be called the head executive. He can also be called the formal head executive. He can also be called the ceremonial head, and we also call him as the head of the state. Now, अब सुनो, इंडिया में जो हमारा डेमोक्रेसी है हम सबको पता है दैट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट। और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट को बोला जाता है हेड ऑफ स्टेट, राइट। हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, दैट इज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज करने के लिए और एक टर्म आता है हमारे पास, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में जो है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी तरीके से अगर आप किसी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में चले जाओगे, समझ लीजिए अगर आप यूएसए चले गए, राइट, इफ यू वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट का वन मैन शो चलता है। इट इज ओनली द प्रेसिडेंट जो सब कुछ संभालते हैं। तो इन अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी गाइस, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो अगर मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताऊं, और इसे हम धीरे धीरे आउटलाइन करेंगे इन द अदर क्लासेस, कि इंडिया में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, व्हाइल हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका में एकदम इसका उल्टा होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ही इज एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद करनी है, राइट। अच्छा, आर्टिकल 52 में देयर इज अनदर वर्ड दैट हैज बीन रिटन, देयर इज अनदर थिंग दैट हैज बीन रिटन। आर्टिकल 52 में ये बोला हुआ है, राइट, all the executive actions of the government, right, all the executive actions of the government will be done in his name। मतलब मैडम जब नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं हम अक्सर देखते हैं कि वो ऐसे ट्रीटीज वगैरह साइन करते हैं, राइट, बहुत सारे दूसरे नेशंस के साथ वो ट्रीटी साइन करते हैं।
मगर मैडम वहां प्रेसिडेंट तो साइन नहीं करते, तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखिए, एग्जीक्यूटिव एक्शंस का मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब ये भी साइन करके आते हैं, राइट, जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी साइन करते हैं, ही इज साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जितने भी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सारे के सारे जो रहते हैं वो बनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, वो बनते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। ओके ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में प्रेसिडेंट के आर्टिकल को हम देखते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में और थोड़ा अंदर जाकर। अब हम आएंगे आर्टिकल 53 में। जैसा हमने अभी बोला, all the executive actions of the state shall be vested in the president of India. So article 52 हमें बोल देता है that there shall be a president of India. article 53 हमें बोलता है सारे जो actions होंगे हमारे state के, all that will be vested within the president. अच्छा, अब देखिए देखिए ये जो हमने वेस्टिंग की बात की है एग्जीक्यूटिव एक्शंस का, कुछ तो ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शंस है जो इनके अंदर डायरेक्टली वेस्ट हो जाते हैं, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें डायरेक्टली ये वेस्टिंग करने का ऑप्शन देता है। चलिए मैं इसे आपको एक नए पेज में दिखाती हूँ, वेट। ओके, नाउ द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर वेस्टेड इन हिम बाय इन टू पार्ट्स। एक तो है डायरेक्टली और एक हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली वेस्टेड होता है। अच्छा, डायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली का मतलब ये है कि भाई ही इज वन पर्सन जो ऑर्डिनेंसेस प्रोक्लेम कर सकते हैं, राइट। उनके अंदर ये पावर है, उनके अंदर ये पावर है कि वो वो वीटो पावर यूज कर सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर है। बट नाउ देयर आर मेनी थिंग्स जो प्रेसिडेंट के अंदर इनडायरेक्टली किए जाते हैं, दैट इज थ्रू ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय हिम, थ्रू ऑफिसर्स subordinate or appointed by him, right, through officers subordinate to him। मतलब मैडम ये कौन लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं? These people form the Union Council of Ministers, Union Council of Ministers। मतलब मैडम, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी से आते हैं उनमें जितने हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, दैट इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ लीजिए, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, राइट, और मोदी साहब का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के एक पार्ट है और उन लोगों में से कुछ लोगों को चुना गया है, वो पीएम मोदी साहब नहीं चुना है। वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर वर्किंग अंडर द प्रेसिडेंट। उनके जो ड्यूटीज है उन्हें करने में इनकी मदद कर रहे हैं। मैडम इसके लिए भी डेफिनेटली कोई आर्टिकल होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफ कोर्स है। इट इज आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 74 क्या बोलता है मैम? आर्टिकल 74 बोलता है देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स which will be headed by the prime minister to aid and advise, to aid and advise, ये वर्ड देखिएगा, aid and advise the president of India in the exercise of his functions। मतलब देखिए, अगर हम नॉर्मली इस चीज को ऐसे समझ ले तो आर्टिकल 53 हमें क्या बोलता है? आर्टिकल 53 हमें बोलता है कि भाई देखो, प्रेसिडेंट की स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाएंगे। फिर हमें ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं, राइट। एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है वो अब इनडायरेक्ट भी होते हैं। मतलब देखो, सारा काम तो एक इंसान कर नहीं सकता, तो उनका काम जो है वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये हमारे कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? दिस हैज बीन गिवन टू आर्टिकल 74। आई होप यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा, अगर जो लोग थोड़े स्मार्ट हो गए हो, आजकल थोड़ा लॉ वगैरह पढ़ने लगे हो पिछले क्लासेस के बाद, आप लोगों के दिमाग में एक चीज आएगा कि मैडम आपने एक वर्ड बोला है एड एंड एडवाइस। ये जो एड एंड एडवाइस वर्ड है, ये थोड़ा सा मतलब हाउ डू आई से इट, ये थोड़ा सा डूबियस लग रहा है।
इसका मतलब है हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स है, राइट। वी कैन से दैट इट इज एम्बिगुअस, डिफरेंट मीनिंग्स है। तो बहुत दिनों तक इस वर्ड को लेके ना कंफ्यूजन चल रहा था। ये कंफ्यूजन खत्म कैसे हुआ? There was the 44th Constitutional Amendment Act of the year 1978। ठीक है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे ये चीज आई थी। तो 44th Constitutional Amendment Act of 1978 में ये चीज डायरेक्टली लिखा गया था कि भाई यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, अगर कोई भी एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट साहब को, एड एंड एडवाइस करेंगे, ये जो एडवाइस होगा इट विल बी बाइंडिंग इन नेचर। मतलब प्रेसिडेंट साहब को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कहा हुआ जो भी उनका रिकमेंडेशन होगा उन्हें वो चीज एक्सेप्ट करना होगा, राइट। द प्रेसिडेंट मे आस्क द यूनियन काउंसिल, मगर ये भी बोला है कि अगर बाय द वे प्रेसिडेंट को कुछ बोल दिया गया, प्रेसिडेंट को लग रहा है ये रैश है, तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कोई बात नहीं यार, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप थोड़ा रिकंसिडर कर लो, आपने जो भी डिसीजन बोला है वो तो ठीक है बट आप इसे थोड़ा रिकंसिडर कर लो। मगर इफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को दोबारा एड एंड एडवाइस कर देंगे, तो सो कॉल्ड एड एंड एडवाइस जो हम बोलते हैं, इट बिकम्स एब्सोल्युटली बाइंडिंग। अब यूपीएससी मेंस लेवल का मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। टेक फॉर एग्जांपल कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि which article, which act made the aid and advice binding on the president? That was 44th यूनियन काउंसिल का। और अगर आपको एक आता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस किसने बाइंडिंग बना दिया था, दैट वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स पावर टू स्टे इन पावर, राइट। सब कुछ कर रही थी कि वो पावर में रहे। तो उस टाइम पे बहुत सारे अजीब अजीब चीजें आई थी, बहुत अजीब अजीब लॉज आए थे, बहुत ही अनडेमोक्रेटिक लॉज आए थे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की तरफ जो है, प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइस था प्रेसिडेंट को, वो एकदम उनकी तरफ बाइंडिंग कर दिया था। अब आप जब बात करते हो 44th की, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने क्या किया, मोरारजी देसाई ने बोला कि कोई बात नहीं, हम जो है इसे हम एज इट इज बाइंडिंग रखेंगे, बट प्रेसिडेंट विल बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर हम नॉर्मली ये समझने की कोशिश करें, सबसे पहले जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इन पावर, राइट, ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इन पावर एंड वी हैड आर्टिकल 52, इन्हें बोला गया था कि भाई आर्टिकल 52 के तहत एक प्रेसिडेंट साहब होंगे, आर्टिकल 53 के तहत प्रेसिडेंट साहब के पास सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, right, and he will be what is called aided and advised by the Union Council of Ministers according to Article 74। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। बाद में क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये कोशिश किया था कि किसी तरह जो है वो अपना पोजीशन प्रेसिडेंट के सामने एकदम सुप्रीम रखे, राइट। सो शी मेड हर एडवाइस, यानी द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली बाइंडिंग। पहले तो ये हो गया कि भाई पहले क्या था कि इट वाज जस्ट एड एंड एडवाइस, इसमें ऐसा बाइंडिंग वाला कोई फंडा नहीं था। फिर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस जो था वो बाइंडिंग कर दिया गया था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर रहेंगी तो उनके साथ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फिर फाइनली हम क्या देखते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया 1978 का। और ये जो 1978 वाला था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने बोला कि भाई ये जो एडवाइस है ना प्रेसिडेंट साहब, ये बाइंडिंग है। आप जो हो ना सेरेमोनियल हेड हो, आप जो हो एक दिखावे वाले हेड हो, बट इन रियलिटी सारा पावर जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए। यानी बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों, बिकॉज हम तो है इलेक्टेड, वी हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो सिंस मैं डायरेक्ट इलेक्शंस करके आया हूँ, मुझे आपसे ज्यादा पावर होना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत आराम से प्रेसिडेंट साहब का सारा जो भी एक्शंस था, it was made binding on the president. Any aid and advice of the Union Council of Ministers would now be binding on the president. अब चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं, एक नए टॉपिक पर आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो गाइस नॉर्मली आप अगर कहीं भी बुक वगैरह में देखोगे, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स में देखोगे, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। मैं अपने स्टडी को बहुत ज्यादा छोटा करना चाहती हूँ, तो मैं यूजुअली कैसे याद करती हूँ क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, 35 LOC। मतलब मैडम
35 LOC मतलब he should be 35 years of age, right? The president has to be 35 years of age, right? L, he should have all qualifications to be elected as a member of the Lok Sabha, मतलब qualified होने चाहिए कि लोकसभा में एक member बन पाए, right? Number 2 ये देख लो, his age should be a minimum of 35 years. He should qualify the conditions to be elected as a member of the Lok Sabha. O, he should not hold any office of profit. ये देखो, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी, कहीं पे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. एंड सी, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो अगर आप इस कोड को इस तरीके से याद कर लेते हो, बड़ा इजीली अगर आप इस कोड को याद कर लेते हो, एक मिनट दीजिएगा, या 35 LOC आप ये नोटिस करेंगे. 35 एज L, राइट? व्हाट इज L? 35 एज होना चाहिए मिनिमम, ठीक है. L, he should be qualified to be a member of the Lok Sabha. O, he should not hold any office of profit under the central government, the state government or any other authority. कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी में उनका कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए. एंड लास्टली, he should be a citizen of India. बहुत इजी है ये वाला. सिमिलरली अगर मैं आपको अब पूछती हूँ ये क्वेश्चन कि गाइज ये बता दो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट का क्या होना चाहिए, राइट? हमारे वाइस प्रेसिडेंट का क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? बहुत सिंपल है, प्रेसिडेंट का है 35 LOC, आप वाइस प्रेसिडेंट का बना दो 35 ROC. ROC मतलब 35 तो एज हो गया मैम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, नीचे सिटीजनशिप हो गया. आर का मतलब, अरे ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, यहां तक सबको आई होप क्लियर है. अच्छा, अब इसका एक कंडीशन है, राइट? अब आप बोलेंगे मैडम क्वालिफिकेशंस तो हो गया, आप ये तो बता दो कि भाई हम इन्हें डिस्क्वालीफाई कब करेंगे? ऐसा कब होगा, राइट, कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इलेक्शंस नहीं कर पाएगा. जैसे क्वालिफिकेशन तो हमें पता चल गए कि भाई 35 LOC होगा, आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं. व्हाट इफ मैं डिस्क्वालीफाई कैसे होंगी? ऐसा कौन इंडिविजुअल होगा जो इलेक्शंस के लिए खड़ा नहीं हो सकता? तो एक तो वो इंडिविजुअल है दैट ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा, यानी कि इनको डुअल मेंबरशिप का या डुअल वर्क का हिसाब नहीं मिल रहा है. यानी अगर आप प्रेसिडेंट हो, इफ यू आर द प्रेसिडेंट, यू आर प्लानिंग टू बिकम द प्रेसिडेंट, अब आप एक लोकसभा या आप एक राज्यसभा मेंबर नहीं हो सकते. दैट इज द फर्स्ट क्लॉज. सेकंड क्लॉज, भाई जैसा हमने बता दिया ऑलरेडी, उनके क्वालिफाइंग में भी लिखा है कि किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको काम नहीं करना है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में किसी भी जगह पर आपको काम नहीं करना है. नंबर 3, आपके रहने के लिए हम आपको आपका जो सैलरी वगैरह ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. बट इनिशियली जो चीजें हैं कि भाई आपको नंबर 1 डुअल, आप डुअल मेंबरशिप या डुअल वर्क नहीं कर सकते, आप किसी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स नहीं हो सकते, राइट? अच्छा भाई, अगर आप बाय द वे अगर आप बाय द वे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो तो आपको उसको भी छोड़ना पड़ेगा अगर आप बाय द वे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते हो. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में. अब डिस्कस करते हैं इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो भाई सबसे पहला चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं गाइस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे, इनके जो इलेक्शंस होते हैं ये तो सबको पता है कि मैडम बहुत बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में लिख देते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है. ठीक है मैडम, इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या है और क्यों होता है? पहले समझो. प्रेसिडेंट साहब जो है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट? टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स जो रहता है उसमें प्रेसिडेंट साहब का नाम सबसे ऊपर आता है. ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? उनके बाद आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद हमारे आते हैं प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट है ना? तो आराम से प्रेसिडेंट साहब को बोला जाता है कि प्रेसिडेंट साहब, यू आर व्हाट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट. यू आर व्हाट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट. आप जो है ना हेड ऑफ स्टेट हो. वेरी गुड. मगर एक बात बताइए, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, एम आई करेक्ट? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड इन अ डेमोक्रेसी रियल सोर्स ऑफ पावर कौन होता है?
who is the real source of power? The real source of power is the people of India, right? Is the people of India. इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के रियल सोर्स ऑफ पावर है ना? और ये जो हमारे रियल सोर्स ऑफ पावर है, इन्होंने क्या किया है? दे हैव डन इलेक्शंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. दे हैव वोटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बिकम द हेड ऑफ द कंट्री. इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सिंस आप डायरेक्टली इलेक्टेड हो प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जो है डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हो, आपको हम देंगे मोर पावर बिकॉज लोगों ने आपको डायरेक्टली चुना है ना? अब देखिए, अब एक दिमाग में सवाल आएगा, मैडम प्रेसिडेंट साहब का हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते? इसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो अभी इस सवाल को थोड़ा दबा कर रखिए, धीरे धीरे आगे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे. तो एक और सवाल, मैडम ये इलेक्शंस जो होता है, हम समझ गए हेड ऑफ स्टेट है, इलेक्शंस इनडायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्टली लोग तो नहीं करते हैं, कुछ और लोग करते होंगे, प्रोबेबली जो लोग ऑलरेडी पावर में है वो करते होंगे, करेक्ट. तो मैडम ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाता कौन है? ये करवाता है हमारा हैशटैग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है ऑन बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राइट? He elects them. He is elected on the basis of proportional representation and the single transferable vote system. अब कभी कभी ये वर्ड्स बहुत ज्यादा हैवी लगते हैं हमें, राइट? बहुत हैवी लगते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना डिफिकल्ट क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम क्या बोल रही हैं, बस पढ़ाती जा रही हैं. तो हम धीरे धीरे इसे समझने की कोशिश करेंगे. अभी फिलहाल के लिए नोट्स तो आपको बनाना स्टार्ट करना है. इसके बाद जितना पूरा प्रोसेस है मैं तो पूरा आप लोगों को बता दूंगी, एकदम फ्री रहो इस मैटर पे. अब देखिए, इंडिया में नो डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते प्रेसिडेंट साहब के लिए, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है. इलेक्टोरल कॉलेज मतलब मैडम यानी कि वो लोग जो हमारे प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करते हैं. मैडम ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा होगा. अरे हाँ, दिया हुआ है. कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 54. यानी मैडम आर्टिकल 52 बात करता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 53 हमें क्या बोलता है कि ये उनके नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे. आर्टिकल 54 बोलता है कि हमारा एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो उन्हें इलेक्ट कर रहा होगा, राइट? देयर विल बी एन इलेक्टोरल कॉलेज जो उन्हें इलेक्ट करेंगे, राइट? अच्छा, द इलेक्टोरल कॉलेज विल कंप्राइज ऑफ all the elected members, सारे के सारे जो elected members है, they will be having all elected members of the parliament, of the legislative assemblies of the state. legislative assemblies यानी कि विधान सभा, and along with that legislative assemblies of the union territories of only Delhi and only पुडुचेरी. समझ में आ रहा है? यानी कि मैडम जितने लोग रहेंगे उसमें से हमारा पार्लियामेंट रहेगा, हमारा विधानसभा रहेगा, राइट? और हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी रहेगा. ऑलराइट, वेरी गुड. अच्छा मैडम, अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बता देते हैं. वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्शन किया? तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं गाइस, उनके इलेक्शंस में देयर इज ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. अच्छा मैडम, मतलब प्रेसिडेंट साहब के टाइम पे आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट आ जाता है, सारे आपके विधानसभा आ जाते हैं. विधान परिषद नहीं आते? नहीं, विधान परिषद नहीं, सिर्फ विधानसभा. और विधानसभा जो दिल्ली और पुडुचेरी का है वो भी आ जाता है. मैडम वीपी के केस में हम सिर्फ लोकसभा राज्यसभा क्यों रख रहे हैं? भाई एक सीधी सी बात है, अगर बाय द वे वाइस प्रेसिडेंट को हम समझ लीजिए हम इलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो, है ना? तो आप कुछ स्टेट्स का नाम मैं आपको बता रही हूँ, नोटिस करना. महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए यूजुअली
ये जो लोग होते हैं ये राज्यसभा को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बिकॉज राज्यसभा क्या है, राज्यसभा इज द हाउस ऑफ द स्टेट्स, राइट, दे आर द वॉइस ऑफ द स्टेट। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, वॉइस ऑफ द स्टेट। तो राज्यसभा बेसिकली स्टेट की एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है सेंटर में, है ना, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के हेड है। तो समझ लीजिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है, मैं एग्जांपल एक लेके बताती हूँ कि समझ लीजिए महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल नंबर, समझ लीजिए 40 लोग ऐसे हैं जो 40 लोग हैं ऐसे जो राज्यसभा में है, राइट। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि महाराष्ट्र में अगर आपके से अराउंड 300 मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, यहाँ पर आपके 280 हैं, आंध्र प्रदेश में आपका समझ लीजिए 260 है, यूपी वगैरह में 400 है, तो आपको नहीं लगता हर साल जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट आएगा वो ऑब्वियसली हमेशा यूपी की तरफ से आएगा, बिकॉज सबसे बड़ा स्टेट है। तो इस स्टेट में सिक्किम जैसे स्टेट्स या आप गोवा जैसे स्टेट्स का अगर नाम लेते हो, यहाँ से तो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस विल बिकम अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और हम चाहते हैं कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब रहे, he remains impartial and he remains what is called uninterested and unbiased। तो राज्यसभा का डेकोरम मेंटेन करने के लिए ये बात डायरेक्टली बोल दी गई कि भाई हम वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन करेंगे, दैट उनका इलेक्शन विल नॉट बी डन बाय एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट, बिकॉज हमें इस पोजीशन को लगता है अनबायस्ड, हमें इस पोजीशन को रखना है अनडिस्टर्ब्ड। ओके, अब चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है ही इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स आपका वर्ड होना चाहिए, कहीं पर भी आप इनडायरेक्ट आप नॉमिनेटेड वर्ड देख लो उसे गलत करके आना। सो ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, he is elected by members of the Vidhan Sabha or member of legislative assemblies, and he is elected by the legislative assemblies of the union territories of Delhi and by of the Puducherry। okay, तो इनका जो रूल्स इनका जो मैडम इलेक्शन होता है वो डेफिनेटली किसी रूल्स के आसपास मंडराता होगा। यस यस यस, इट इज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स ऑफ 1952। समझ में आया? तो भाई हमारा जो इलेक्शंस हो रहा है, राइट, उसमें क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज है, एंड द इलेक्टोरल कॉलेज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। अगर मैं आपको अच्छे से एक बार समराइज कर दूं तो ये जो हमारा इलेक्शंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, राइट। कौन करेगा इलेक्शंस, इलेक्टोरल कॉलेज करेगा। कौन से आर्टिकल नंबर में ये दिया हुआ है, इट इज गिवन इन आर्टिकल 54, है ना। आर्टिकल 54 में बोला हुआ है जो सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, जो आपके राज्य लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, एमएलए हैं, और आप एमएलए ऑफ स्टेट्स एंड एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये कहाँ से होते हैं, कौन सा रूल्स फॉलो करता है इलेक्शन कमीशन, इट इज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स ऑफ 1952। इलेक्शन of president and vice president rules of 1952 gives the power to the election commission to elect the president। okay? अच्छा, अब ये पावर लेके हमारा इलेक्शन कमीशन करता क्या है। देखिए, जब ये पावर हमें दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन बड़ी आराम से एक चीज करती है, इट गोज एंड अपॉइंट्स व्हाट इज कॉल्ड अ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब वो इंडिविजुअल जो पूरे इलेक्शंस के ऊपर, जो पूरे इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा। द पर्सन हु कंडक्ट्स द एंटायर इलेक्शन इज कॉल्ड द रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। तो भाई प्रेसिडेंट के रिटर्निंग ऑफिसर कौन है मैडम, प्रेसिडेंट के रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, द सेक्रेटरी जनरल of the Lok Sabha Secretariat। अच्छा मैडम, मतलब ये तो बहुत बड़ा नाम है, सेक्रेटरी जनरल कौन बनते हैं गाइस, ये वही लोग हैं जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर द आईएएस ऑफिसर्स। तो ये जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ही टेक्स केयर ऑफ he will take care of the election of the president।
मैडम इसी तरीके से आपको नहीं लगता है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट भी होंगे? हाँ है ना मैडम, क्या उनका कोई पार्ट नहीं होता? दोनों पार्ट करते हैं। कैसे? मतलब अगर एक ईयर लोकसभा सेक्रेटेरिएट करता है तो सेकेंड ईयर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, उसके बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट, उसके बाद राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। मतलब ये जो दोनों आईएएस ऑफिसर्स हैं, द सेक्रेटरी जनरल इन लोकसभा एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा, ये दोनों इन टर्न्स में आकर प्रेसिडेंट के रिटर्निंग ऑफिसर का काम करेंगे। ओके, अच्छा, वेरी गुड। तो ये हमें समझ में आ गया कि इलेक्शंस कैसे होता है। अब आप लोग बोलेंगे और एक चीज है जो हमें नोट करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और आपको एक कोटा मेथड भी है जो मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो और एक चीज अभी एक बार कर लेते हैं कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, ये एक बार ऑफिस में आते हैं तो नॉर्मली 5 years के लिए ये इन ऑफिस रहेंगे। ही विल बी इन ऑफिस फॉर द डेट ऑफ 5 years, ठीक है, फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स ऑफिस। सो आर्टिकल 56 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है दैट ये जो प्रेसिडेंट साहब हमारे बनेंगे, he will have a tenure of 5 years from the date he assumes office, जब तक his successor, तब तक his successor does not come to the throne, जब तक उनके सक्सेसर नहीं आएंगे तब तक वो ऑफिस में रहेंगे। मैडम प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी खाली रहता है, मतलब कभी वेकेंट रहता है? हाँ ऑफ कोर्स रहता है। कब रहता है? अगर प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो गई, whenever he dies, उनका ऑफिस हो जाएगा वेकेंट। whenever he resigns, मतलब कुछ रीजन है, काम नहीं करना चाहते, रिजाइन करते हैं, ठीक है, या जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। तो देयर आर 3 grounds on which the president's office can become vacant: death, resignation and impeachment। अगर मुझे रिजाइन करना है, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, मुझे रिजाइन करना है, तो मैं कैसे रिजाइन करूंगा? आप एक लेटर लिखेंगे टू द वाइस प्रेसिडेंट, अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इस लेटर को ले जाके दे देंगे स्पीकर को। स्पीकर को दे देंगे। अगर प्रेसिडेंट साहब जो है, अगर उन्हें वो रिजाइन कर देते हैं तो भाई अब क्या होगा? अब क्या कर सकते हैं हम? अब क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम व्हाट इज कॉल्ड द एक्टिंग प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे, ही विल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर ओनली अ टर्म ऑफ 6 months। मतलब अगर बाय द वे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस ले रहे हैं तो उस 6 महीने में उनको सैलरी, पर्क्स, घर, राजस्व, उनको मतलब सब कुछ उनको प्रेसिडेंट जैसा ही मिलेगा। बट जैसे ही प्रेसिडेंट का पोजीशन वेकेंट हो जाता है, इमीडिएटली 6 महीनों के अंदर एक तरह की घड़ी चलने लगती है कि विद इन 6 months जो है ये इलेक्शन जो है शुड हैपन। अच्छा, अब और एक वर्ड मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहती थी आपके साथ, एक मिनट रुकिएगा। कि तो हमने ये देखा है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रूल्स ऑफ 1952 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम पावर देते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाती है विद द हेल्प ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड he also uses first past the post system। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मल का मतलब समझो। अब नॉर्मली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है या तो आप किसी को चूज कर लो या तो आप किसी को रिजेक्ट कर दो। ना टेक फॉर एग्जांपल, होता क्या है? नॉर्मली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। समझ लीजिए देयर आर 4 कैंडिडेट्स, ओके, हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं और 4 कैंडिडेट्स आर देयर एंड से देयर आर 100 वोटर्स, राइट, 100 वोटर्स हैं और कैंडिडेट्स का नाम समझ लीजिए, मैं रख देती हूँ ए, बी, सी एंड डी। अब ए जो है, ए को मिल जाता है 40 वोट्स, बी को मिल जाता है 30 वोट्स, सी को मिल जाता है 20 वोट्स, डी को मिल जाता है 10 वोट्स, राइट। तो बड़े आराम से क्या होता है कि भाई 40, जिसको 40 मिलता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब ये जो सिस्टम है, राइट, ये बहुत ही रॉन्ग सिस्टम माना जाता है। क्यों क्यों रॉन्ग माना जाता है? देखिए समझिएगा। देखिए, अब ये जो इंसान 40 आया है, जिसको 40% वोट्स मिले हैं, इसका अगर मैं एक सिंपल मीनिंग निकालूं
तो 40% ऑफ द पीपल वांट टू मेक हिम द प्रेसिडेंट, 60% पीपल डू नॉट वांट हिम टू बिकम द प्रेसिडेंट। बड़ा आराम से हम ये चीज बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल है, ही इज नॉट एंजॉइंग द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नियर हिम, करेक्ट? जो है, ही इज नॉट फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नियर हिम, राइट? इसका मतलब है वोटर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस इनकी तरफ नहीं है। द वोटर्स डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स हिम। वोटर्स का जो डिजायर्स है दैट इज आल्सो नॉट बीइंग शोन। तो डेफिनेटली ये जो इंडिविजुअल है, यानी कि एक की अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं इनको प्रेसिडेंट बना दूं, तो आपको नहीं लगता है कि ये बिल्कुल भी एकदम ही विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन? एम आई करेक्ट? वो लोगों का ये नहीं दिखाएंगे। बट फर्स्ट पास द फर्स्ट सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, वो अगर हम एक तरीके से देखें, तो इट इज वेरी फास्ट, राइट? बहुत ज्यादा फास्ट है, इट इज वेरी फास्ट, है ना? इकोनॉमिकल भी है, इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड इट इज वेरी सिंपल, राइट? इंडिया में हम जो यूज करते हैं दैट इज नोन एज द कोटा सिस्टम। हम जो यूज करते हैं इट इज नोन एज द कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था विच वॉज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है, समझ लीजिए नॉर्मली क्या होता है, एज अ पर्सन यूजुअली आपको एक रेशियो होता है, एक मिनिस्टर बनने के लिए एक रेशियो होता है। समझ लीजिए 1:10 लाख। तो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले एक नेताजी होते हैं, राइट? एक मिनिस्टर साहब होते हैं। तो कोटा मेथड में क्या होता है ये बताया जाता है कि देखो, नेचुरल सी बात है, अगर आप एक स्टेट के मिनिस्टर हो, इफ यू आर अ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राइट, यू आर एन एमएलए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपका डेफिनेटली इतना पावर नहीं होगा एंड यू माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटेड बाय एज मेनी मेंबर्स जितना कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डेफिनेटली एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से बहुत ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या ये सही होगा अगर हम मेंबर का वोट इक्वली गिने? मतलब एक मेंबर ऑफ लोकसभा का और एक मेंबर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर का पावर ऑब्वियसली एक तो नहीं है। और अगर उन दोनों का पावर एक नहीं है तो उनका वोट हम एक कैसे करके कैसे गिन सकते हैं? इसीलिए हमने इंडिया में निकाला व्हाट इज कॉल्ड काउंटिंग वोट्स अकॉर्डिंग टू द पावर। इनमें से द फर्स्ट थिंग जो हमें देखना है कि एक एमएलए, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए कितना होता है। इट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट divided by the total number of elected members in the legislative assembly। मतलब स्टेट में कितना पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय द टोटल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली into 1/1000। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन वोट ऑफ एन एमएलए। एक वैल्यू ऑफ वोट, ये आपके प्रीलिम्स लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एमएलए का वोट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इनटू 1/1000। ठीक है, इसी तरीके से एक बार सारे एमएलएज का वोट काउंट हो जाता है तो एमपी का वोट कैसे देखा जाता है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए एमपीज, ठीक है, जितने एमएलएज हैं सारे का टोटल वैल्यू हम लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा प्लस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। यूजुअली क्या होता है कि अगर आपके पास बाय द वे एक इंडिविजुअल रहता है, ठीक है, इस तरह से एक बैलेट दिया जाता है, ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ लिया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि भाई आप जहां के हो, जितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, उस हिसाब से हम आपका वैल्यू ऑफ वोट को पकड़ेंगे। ओके, इन द सेम वे अगर मैं ये कर दूं, इन द सेम वे अगर मैं ये कर दूं कि हमें किस तरीके से, अगर मैं ये कर दूं, दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जैसा मैंने आपको बोला, समझ लो देयर आर 4 पीपल ए बी सी डी, ठीक है, ए को मिल गए 40%, बी को मिल गए 30%, सी को मिल गए 20, डी को मिल गए 10। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेफरेंस वोट्स दिए जाते हैं। तो जैसे अगर आपको ए को, जैसे समझ लीजिए अगर ए के नाम पर हाउ इज इट गिवन, हर इंडिविजुअल, हर वोटर को ऐसे नाम दिया जाता है ए बी सी डी।
तो कोई भी वोटर जो जाएगा वो ऐसे करेगा मार्क, राइट, कि मैं चाहता हूँ नंबर 1 ए बन जाए, नंबर 2 बी बन जाए, नंबर 3 सी बन जाए, नंबर डी बन जाए। इसी तरीके से वो बोलेगा, दूसरा वोटर जो आएगा, नंबर 2 वाला जो आदमी आएगा, वो बोलेगा सेकंड ए को बना दो, फर्स्ट इसको बना दो, थर्ड इसको बना दो, फोर्थ इसको बना दो। अब इसी तरीके से सारे वोटर्स जो है वो काउंटिंग करेंगे, तो वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लोगों को मार्क करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला होगा वो ए का होगा, जो सेकंड प्रेफरेंस वाला होगा वो बी का होगा, जो थर्ड प्रेफरेंस वाला होगा वो सी का है। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ वोट्स गिने जाएंगे। तो एक राउंड के बाद देखा जाएगा कि भाई ये जो इंडिविजुअल है, किसी को अगर 50% या एक प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ वोट से भी कम मिला है, राइट, तो फिर हम दोबारा काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जिसको सबसे कम वोट मिला उसे तो एलिमिनेट कर दो, तो डी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब ए बी सी के बीच में कंपटीशन रहेगा। अब जिसके भी जहां पर भी 2 नंबर वोट दिए, ये आप देख रहे हो नंबर 2, इसको ना 1 नंबर हटा के काउंट किया जाएगा नंबर 2 किसके किसके पास है। अब देखा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर 2 वोट्स किसके पास है, फिर ऐड करके गिना जाएगा। होपफुली ये मतलब रिक्वायर्ड कोटा से ज्यादा हो, अगर ज्यादा होता है कांग्रेचुलेशंस, आप प्रेसिडेंट बन गए। अगर ये ज्यादा नहीं हुआ फिर थर्ड टाइम काउंटिंग होगा। अब थर्ड प्रेफरेंस वोट्स देखा जाएगा, राइट, और अच्छा, इसके बाद सी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब चेक किया जाएगा नंबर 3 किसके पास है, फिर भाई नंबर 3 के हिसाब से जो प्रेसिडेंट बनेगा उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। यूजुअली तो ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। तो इंडिया में ना आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत बार हमारा ऐसे गिनती वगैरह हुआ है। तो अगर मैं आपको 2 प्रेसिडेंट्स के नाम बता देती हूँ, आपके प्रीलिम्स लेवल के लिए काम आएगा, स्टेट पीसीएस के लिए। जैसे वीवी गिरी है, हमारे प्रेसिडेंट साहब वीवी गिरी, इनके वक्त में 2 सेकेंड टाइम काउंटिंग हुई थी। यूजुअली हमारे जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो एक ही बार इनके खिलाफ उनके नाम पर इलेक्शंस होते हैं, एक ही बार वोटिंग होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस में ही वो लोग यूजुअली अपना जो वोटिंग है, उस जो अपना क्राइटेरिया है उसे पार कर लेते हैं। इन केस ऑफ सर वीवी गिरी, उनके टाइम पे 2 बार वोटिंग करनी पड़ी थी, यानी कि सेकंड प्रेफरेंस वोट्स को भी लिया गया था। उसी तरीके से और एक प्रेसिडेंट साहब है हमारे, अगर आप लोगों को एनएस रेड्डी साहब, सो जो एनएस रेड्डी साहब थे, उनके पास कोई ऑपोजिशन ही नहीं था, ही हैड नो ऑपोजिशन मेंबर, यानी वो इकलौते एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो उस ईयर प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हुए थे एंड अकेले ही वो प्रेसिडेंट बन गए थे। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अच्छा, अब देख लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हो रहे हों वो थोड़ा फनी टाइप का हो जाए, राइट, इट माइट हैपन कि जो प्रेसिडेंट का हमारा इलेक्शंस है वो थोड़ा फनी हो जाए। कहने का मतलब है दैट कुछ तरह का मैल प्रैक्टिस भी तो हो सकता है। तो इस मैल प्रैक्टिस को कौन देखेगा, मतलब इलेक्शन कमीशन को पता चलता है कि कोई तरह का मैल प्रैक्टिस हो रहा है, कुछ पैसे वैसे खिलाए जा रहे हैं, इस केस में क्या होगा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट हमारा जुडिशरी इंटरवीन करेगा। जुडिशरी इंटरवीन करने के बाद इट विल डिसाइड ऑन एनी फनी प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, ठीक है। अगर बाय द वे पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक 5 जज बेंच बनाएगा, राइट, 5 जज बेंच। वाई मैडम 5 जजेस एक साथ बैठेंगे, 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाँ 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जैसा होता है उसी हिसाब से 5 जज बेंच जो है वो वहां पर बैठेगा, राइट। अच्छा, ये जो 5 जज बेंच होगा, वो चेक करेगा वेदर कोई भी मैल प्रैक्टिस हुआ है या नहीं। अगर उसे ये दिखेगा कि कुछ ना कुछ गिल्टी काम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर दिस एज व्हाट इज कॉल्ड नल एंड, मतलब, तो अगर मैं इसे आराम से आपके लिए अच्छे से समराइज कर दूं, राइट, अब इसे मैं अच्छे से समराइज कर दूं, तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसे पावर मिलता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स ऑफ द ईयर 1952, और इससे वो क्या करता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है जो सारे के सारे इलेक्शंस कंडक्ट करता है। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ही इज द जनरल सेक्रेटरी of the Lok Sabha Secretariat or the General Secretary of the Rajya Sabha Secretariat, and these people are IS officers। ये पूरा इनका इलेक्शन जो है कंडक्ट करेंगे। इलेक्शन में इलेक्ट करने वाले यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन इन आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बड़े आराम से बोला हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए,
एक तो आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। और इसके साथ साथ अगर हम अच्छे से नोटिस करें, अच्छा, अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, अगर बाय द वे ये पता चलता है कि किसी भी इलेक्शन में किसी तरह का मैल प्रैक्टिस हुआ है, राइट, किसी गलत तरीके से इलेक्शंस वगैरह हुआ है, तो यहाँ पे इंटरवीन करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक 5 जज बेंच को बुलाएगा। अगर उसे पता चलता है कोई मैल प्रैक्टिस हुआ है, ही विल डिक्लेयर द इलेक्शंस नल एंड वॉइड, और फिर से पूरा इलेक्शन का प्रोसेस हमें मानना पड़ेगा। अब और एक चीज है यहाँ पर, क्या प्रेसिडेंट साहब सीधे ऐसे उठकर आ सकते हैं और प्रेसिडेंट बन जाएंगे? मतलब एनी पर्सन कहीं पर भी वो रहेंगे, वो आएंगे इंडिया, आकर बोलेंगे भाई हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर किसी भी इंडिविजुअल को प्रेसिडेंट बनना है, जैसा मैंने आपको बोला, ही शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि उनके पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने के लिए, ही शुड हैव एटलीस्ट 50 मेंबर्स हु प्रपोज हिज नेम। 50 प्रपोजर्स, यानी 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो ये बोले कि इन्हें प्रेसिडेंट बना दो। और इसके साथ साथ देयर शुड बी 50 पीपल जिसे हम सेकेंडर्स बोलते हैं। मतलब a total of 100 members of parliament are required to name a person and make him eligible to stand for the elections। ठीक है, इसके साथ साथ इस इंडिविजुअल को 15,000 का एक अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है, आरबीआई में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस के लिए खड़ा होगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो आपका आपका 1/6 ऑफ टोटल वोट, समझ लीजिए अगर एक इंडिविजुअल को 600 वोट्स टोटल में, अगर आई एम गिविंग एन एग्जांपल, तो उसे अगर 100 वोट से भी कम मिलते हैं, राइट, इफ ही रिसीव्स व्हाट इज लेस देन 1/6 ऑफ द वोट, ये जो इनका 15,000 है, दिस विल बिकम फॉरफिटेड, यानी इसे वापस नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली इस चीज का बहुत बहुत बड़ा एक खराबी नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर इज कि अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है और इलेक्शंस के टाइम पे उसे वोट नहीं मिलता है, इसका एक बहुत सिंपल मतलब है, इट इज अ वेरी डिमीनिंग थिंग, कि आपको एज अ प्रेसिडेंट आपको वोट ही नहीं मिला है, पर्सनली यू आर नॉट वेल कनेक्टेड विद द पीपल। तो ये जो अगर अमाउंट फॉरफीचर होता है, इसका मतलब क्या है ना, दैट इंडिविजुअल सीरियसली नीड्स टू डू सम वर्क ऑन हिज पॉलिटिक्स, राइट। और अगर बाय द वे उन्हें 1/6 वोट से ज्यादा मिलता है, प्रेसिडेंट नहीं भी बनते, तो ये अमाउंट जो है वो रिफंडेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो वाइस प्रेसिडेंट आपके पास 20 प्रपोजर्स, 20 सेकेंडर्स, ही नीड्स 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, सो दिस इज टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन है दैट वी शुड हैव अ प्रेसिडेंट, हमने प्रेसिडेंट का कोटा सिस्टम डिस्कस कर लिया है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट कौन सा आर्टिकल बनाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये चीज हम जल्दी से ना भूल पाए। So Article 52 tells us that there shall be a President of India. Article 53 tells us सारे एग्जीक्यूटिव काम जो होते हैं वो उनके नाम पर होते हैं। Article 56 tells us कि उनका टेन्योर क्या होगा, राइट, उनका टेन्योर के बारे में बात करता है। Article 54 tells us about the electoral college, कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है। अब फाइनली हम आते हैं ओथ पर। प्रेसिडेंशियल ओथ जो है दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मींस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ। इसका मतलब ये, क्यों हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ बोल रहे हैं, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ इसलिए बोल रहे हैं गाइस बिकॉज दिस इज द ओनली ओथ, और किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का ओथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बाकी हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, एनी ऑफिसर्स दैट वी हैव, प्राइम मिनिस्टर की अगर आप बात करते हो, आप जजेस की बात करते हो, आप किसी की भी बात करो, वो सारे के सारे मेंशन्ड है इन द शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो 12 शेड्यूल है उसमें शेड्यूल 3 में ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात की जाती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल ओथ जो है, इट इज द ओनली ओथ विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 60। उसमें लिखा हुआ है, I shall protect, preserve,
एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उनके पोजीशन को सुप्रीम बनाया गया है वाया आर्टिकल 60 बाय सेइंग कि प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो एक बहुत ही ज्यादा नोबल ओथ है, वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो शेड्यूल 3 से जाकर अपना वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेसेस, आर्टिकल 61 एंड प्रेसिडेंशियल पावर्स के बारे डिस्कस करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।